दोस्तों, हमारे देश के राजनेता हिंदू मुस्लिम जात पात की राजनीति करते रह गए। वहीं हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल के नए प्रधानमंत्री ने इतने क्रांतिकारी फैसले लिए हैं कि पूरी दुनिया की नजर इस वक्त नेपाल पर है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह प्रधानमंत्री पद संभालते ही ऐसे ऐसे ताबड़तोड़ एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं कि जिससे हर कोई हतप्रत है, हैरान है कि क्या इस तरह के फैसले भी कोई प्रधानमंत्री ले सकता है। पूरी दुनिया देख रही है कि ये नेपाल में चल क्या रहा है और बहुत ही क्रांतिकारी फैसले। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप भी सोचेंगे कि बिल्कुल बॉलीवुड की एक फिल्म है नायक, नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह ऑन द स्पॉट फैसले और ऐसे ऐसे फैसले जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और बालेन शाह सिर्फ 35 साल के हैं। बालेन उर्फ बालेंद्र शाह सिर्फ 35 साल के ये जो व्यक्ति है बालेन शाह, ये एक रैपर हैं, इंजीनियर हैं और प्रधानमंत्री जैसे ही वो बने और उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों की जेंजी की काफी इच्छा भी थी, जेंजी में काफी लोकप्रिय हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया। कोई ताम झाम नहीं, सड़क पर निकल करके आम लोगों से मिलना। और ये बालेन शाह का स्टाइल है, काला चश्मा लगा करके वो कहीं पर भी आम लोगों से मिलते हैं। कोई तामझाम नहीं, सुरक्षा का कोई काफिला नहीं। अगर हम अपने देश में देखें, आसपास के देशों के अगर राष्ट्राध्यक्षों को देखें तो एक लंबा चौड़ा काफिला उनके साथ निकलता है, लेकिन बालेन शाह कतई कोई काफिले के साथ नहीं निकलते। आम लोगों के बीच निकलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और ऑटो में जाती हुई एक महिला के साथ वो सेल्फी भी लेते हुए बिल्कुल नॉर्मल अंदाज। ऐसा कोई तामझाम नहीं कि हाँ मैं प्रधानमंत्री हूं और मेरा कोई रुतबा अलग है। आम लोगों की तरह आम लोगों से मिलते हुए बालेंद्र शाह, और यही कहा जा रहा है कि लोगों को बहुत पसंद भी आ रहा है। और बालेंद्र शाह जब सत्ता में आए थे और जब वो कैंपेनिंग करते थे तो वो यही बात कहते थे कि मैं आऊंगा तो ये वीआईपी कल्चर खत्म कर देंगे। कोई वीआईपी नहीं है, हम वही लोग हैं जो आम लोग हैं, आम लोगों के बीच से उठे हुए लोग हैं और उन्हीं की तरह रहेंगे। लेकिन देखने वाली बात तो देखिए यही है कि क्या ये वीआईपी कल्चर जो है जिसकी वो बात कर रहे हैं ये भविष्य में आएगा या फिर ये यहीं पर नेपाल में खत्म हो गया है, ये देखने वाली बात होगी। वहां की शिक्षा को लेकर ऐसे फैसले लिए जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अब मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद आप असेस कीजिएगा कि क्या ऐसे फैसले भारत को भी लेने चाहिए, क्या इसकी जरूरत हमारे देश में नहीं है, क्योंकि ऐसे फैसलों से ही समाज तरक्की की तरफ आगे जाता है। और हमने पिछले 10 साल में 20 साल में क्या कोई ऐसा फैसला लिया है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि अभी बालेन शाह की जो कैबिनेट है वो सबसे पढ़ी लिखी कैबिनेट है। इतनी पढ़ी लिखी कैबिनेट है कि अगर आप देखेंगे उनकी क्वालिफिकेशन में, मैं आपके सामने ये पूरा चार्ट लगा रही हूं। खुद बालेन शाह जो हैं वो मास्टर्स हैं, मास्टर्स इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। फिनेंस मिनिस्ट्री जो संभाल रहे हैं स्वर्णिम वागले, वो पीएचडी है इकोनॉमिक्स में। होम अफेयर स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो ए लेवल इक्विवेलेंट ऑफ हायर सेकेंडरी है। फॉरेन अफेयर्स को अगर आप देखेंगे तो तो मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी है। लॉ मिनिस्ट्री जो संभाल रही है शोभिता, उन्होंने लॉ में पॉलिटिकल साइंस में बीए एलएलबी एमए वो सब किया हुआ है। तो ये आप चार्ट देखिए और जाहिर सी बात है जहां पर इतनी ज्यादा शिक्षा होगी जिस मंत्रिमंडल में, जाहिर तौर पर वो तरक्की की राह पर ही चलेगा। इतना मंत्रिमंडल शिक्षित है जिसका असर उनके काम पर भी दिखाई दे रहा है और फैसलों पर भी दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको उनके फैसले बताना शुरू अगर करूं तो सबसे पहले निजी स्कूलों को, कोचिंग संस्थानों को बंद करने का ऐलान। वो कोचिंग संस्थान जो मोटी मोटी फीस वसूलते हैं, अपनी शिक्षा प्रणाली को सही करने के लिए, सबको एक लेवल पे लाने के लिए सीधे तौर पर आदेश है कि जितने भी मंत्री हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, ताकि शिक्षा का स्तर, जो गरीबों के बच्चे जा रहे हैं, जो बाकी बच्चे जा रहे हैं, शिक्षा का स्तर एक लेवल पर ला पाए। और अगर शिक्षा मजबूत होगी, सबके लिए इक्विवेलेंट होगी, सबको एक जैसी शिक्षा मिलेगी तो देश तरक्की करेगा। और इतना ही नहीं, जो सबसे बड़ा फैसला है वो 5वीं तक क्लास तक के बच्चों के लिए पेपर्स यानी कि परीक्षा बंद कर दी गई है। कोई पेपर नहीं होगा। शिक्षा राजनीति को खत्म कर दिया गया है ताकि बच्चे पॉलिटिक्स पे ध्यान ना दें। जो कॉलेज में जाते हैं वो रिसर्च पर ध्यान दें, वो पढ़ाई पर ध्यान दें। और कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिक्स में फंस करके बच्चे वहीं छात्र राजनीति और ये सब करने लग जाते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए ये बहुत अहम कदम उठाया गया है और ये ऐसा कदम है जिसके बाद हर तरफ चर्चा हो रही है कि एकाएक कोई ऐसे फैसले ले सकता है। हमारे देश में देखिए ना, एक आजकल कितने कहानियां चल रही हैं कि एक 7वीं क्लास के बच्चे की अगर आप
किताबें लेने जा रहे हैं तो वो 14,000 की किताबें आ रही हैं, एक एक किताब 1,000 की आ रही है। शिक्षा व्यवस्था इतनी महंगी हो गई है कि सरकारी स्कूलों का वो लेवल नहीं है, और जब आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं तो वहां पर हालात ऐसे बन जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में कि वहां पर आप शिक्षा बहुत महंगी है, माँ बाप किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उस पर कुछ नहीं हो रहा है। पिछले 10 साल में अगर आप कहें तो मोदी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, और उससे पहले यूपीए सरकार ने भी प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। हाँ, राइट टू एजुकेशन जरूर दिया था, जिसके बाद वो कमजोर होता सा दिखाई दिया। और पिछले कई सालों में कितने सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। अब देश की बात करूंगी तो नेपाल की बात रह जाएगी, इसीलिए नेपाल की बात पर हम केंद्रित हो जाते हैं। अब मैं एक और बता दूं बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया गया है। देखिए, सड़क पर कोई वीआईपी नहीं होगा, किसी के लिए कोई काफिला नहीं रोका जाएगा, सब इक्विवेलेंट होंगे। रेड लाइट है तो सब एक साथ रुकेंगे। कोई मंत्री होगा तो वो अपने घर का मंत्री होगा, सभी को एक समान माना गया है। किसी को बॉडीगार्ड नहीं दिया जाएगा, सिर्फ उन लोगों को जिनकी जान को जेन्युइनली खतरा है। जो 10-10 बॉडीगार्ड जिन्होंने रखे हुए थे वो सब विड्रॉ कर लिए गए हैं। और साथ ही साथ जो बड़ा फैसला लिया गया है वो इस बात को लेकर फैसला लिया गया है कि ट्रैफिक पुलिस को इस बात का राइट दे दिया गया है, वो किसी की भी गाड़ी चेक कर सकते हैं। कोई मंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई भी राजनेता हो, किसी की भी गाड़ी चेक करने का अधिकार दिया गया है। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, बालन शाह ने प्रधानमंत्री बनते ही 17 देशों के जो एम्बेसीज के जो एम्बेसडर्स हैं उनको बुला करके मीटिंग की है, और मीटिंग की तस्वीरें भी आप देखिए। ये दरअसल ये बताता है कि नेपाल की जो आने वाली राजनीति है, नेपाल की जो दूसरे देशों के साथ जो रिलेशनशिप है वो आने वाले वक्त में बदल सकता है। भारत के भी उच्चायुक्त को बुलाया गया था, एम्बेसडर को, चाइना की भी बुलाया गया था। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में नेपाल का रिलेशन भारत के साथ, चाइना के साथ और बाकी मुल्कों के साथ कैसा रहता है। अब मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बाकायदा उस पर फोकस है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कमेटी बनाई गई है, डेडलाइन दी गई है मंत्रालय को कि इतने वक्त में इतना काम आपको खत्म करना ही करना है। और साथ ही साथ स्थानीय और नेपाली भाषा को बढ़ावा देने के लिए जितने भी नाम रखे गए थे, ऑक्सफोर्ड या सेंट जेवियर्स, इस तरह के नामों को बदल करके नेपाली में करने का फैसला किया गया है। और ये सबसे युवा कैबिनेट है, सबसे युवा कैबिनेट, जिसकी औसत उम्र ही 38 साल है। और पिछले दिनों आपने देखा नेपाल में किस तरह से क्रांति हुई, जेनजी के आंदोलन हुए, और ये अब जेनजी सरकार कहा जा रहा है कि सत्ता में है, जो नेपाल का भविष्य तय करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुकी है। और ये जो फैसले हैं, क्या इस तरह के फैसले अगर नेपाल जैसा एक मुल्क ले सकता है तो क्या भारत में नहीं लिए जा सकते? क्या हम इस तरह के फैसले लेंगे, नेपाल से कुछ सीखेंगे? देखिए, भले ही नेपाल दक्षिण एशिया का एक छोटा सा देश हो, लेकिन अगर कोई फैसला लिया जा रहा है, अगर कोई फैसला लिया गया है, तो क्यों नहीं हम इस तरह के अगर कहीं पर कोई अच्छा फैसला लिया जा रहा है उससे सीख ले लेते, भले ही वो छोटा हो, लेकिन अगर जो अच्छा काम करेगा उससे हम सीख सकते हैं कि नहीं? क्या हमें इस तरह से कदम उठाने के बारे में विचार नहीं करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि भारत को इस तरह के क्रांतिकारी कदम उठाने चाहिए? और अगर ये क्रांतिकारी कदम उठाए जाएंगे तो जाहिर तौर पर सरकार की वाहवाही ही होगी, लोग सरकार को सराहेंगे। यहाँ तो हमारे देश के मंत्रियों के जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं, कितने सारे मंत्री ऐसे जिनके खुद के स्कूल चल रहे हैं, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा ना, मतलब चिंता तो होगी इस बात की। बच्चे सरकारी स्कूलों में तो भूल जाइए, प्राइवेट स्कूलों में भी, वो ऐसे स्कूलों में जिनकी 1 साल की फीस 3-3, 4-4 लाख रुपए है, उस तरह के स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्तमान व्यवस्था में ही हम रहेंगे, या शिक्षा को लेकर कोई बड़ा सुधार भी हम नेपाल की तरह कर सकते हैं, या करने का मादा हम रख सकते हैं, या फिर हमारे नेता वही आरक्षण की राजनीति, मुफ्तखोरी की राजनीति, धर्म जात पात की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में हमको फंसाकर रखेगी, ताकि मूल सवाल हम पूछ ना पाए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।